तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आज हम लोग लगाने वाले हैं अपने एसएससी जीडी का अगला प्रैक्टिस सेट, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट 48। इससे पहले हमने 47 प्रैक्टिस सेट लगवा दिया है। यदि आप 47 प्रैक्टिस सेट में कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत बेहद ही खूबसूरत लाइन से करते हैं कि अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप अपनी सच्ची मेहनत के साथ लगे रहिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए इसी से हम लोग अपने प्रश्न का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए बी से आधा कार्यकुशल है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। प्रश्न ये है कि जो हमारा बी है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा ए है वो बी से आधा कार्यकुशल से। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि बी हमारा यक्ष कार्यकुशल है, तो ए कितना हो जाएगा, तो ए उसका हो जाएगा आधा। अब ये दोनों मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा करता है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो यक्स प्लस यक्स बटा के 2। अगर हम लोग इसका आधा कर देते हैं तो हमारे सी के कार्य के बराबर हो जाता है, तो सी का कार्य हो जाएगा आपका 1 बटा के 40। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 और 3, यानी ये हो जाएगा आपका 3 यक्स बटा के 2 दूना के हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो गया आपका 1 बटा के 40। अब 4 एक कम 4 और 4 दहा में हो जाएगा 40। अब देखिए 3 का जब 10 से गुणा कराएंगे तो यक्स बराबर आपका मान आएगा 1 बटा के 30, यानी जो बी है वो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। चूंकि जो ए है वो बी से आधा कार्यकुशल है, तो जितना काम बी लगाएगा, जितने दिन में बी एक काम को करेगा उससे दोगुना दिन में ए काम करेगा। यानी बी 30 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। और सी तो आपका दिया ही है 40 दिन में करेगा। तो तीनों को मिला दिया जाए, यानी यदि ए और बी और सी को मिला दिया जाए तो ये दोनों तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही आपसे पूछ रहा था। तो ए के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 1 बटा के 60, और बी तो आपका 1 बटा के 30 है ही, और सी जो दिया है 1 बटा के 40। यदि इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आता है 120, तो 60 दूना के 120 और 3 चौक 12, यानी 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे और इसको उलट देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा। अभी ये क्या आ रहा है, अभी ये कार्य आ रहा है। यदि हम इसको उलट देंगे तो हमारा समय आ जाएगा, मतलब दिन आ जाएगा। इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 120 बटा के 9, क्योंकि 4 3 7 2 9 होता है। अब 9 से 120 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 13 सही 1 बटा के 3, और ये आपका है दिन। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, 13 सही 1 बटा 3 दिन। जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं कि वो दिया है 13 सही 1 बटा 3 दिन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। यानी एक विद्यालय का ये वर्ग है और इसमें छात्रों की संख्या है 24। कह रहा है नए छात्रों के नामांकन के बाद 3 नए वर्गों की शुरुआत की गई। अब 16 वर्ग हैं। पहले कितने थे, तो पहले 13 रहे होंगे, तब 3 बढ़ के कितने हो गए, 16। यानी पहले रहे होंगे 13, और उसमें यदि हम 24 का गुणा करा दें, चूंकि एक वर्ग में 24 छात्र थे, तो अगर गुणा करा दें तो 24 त्रिक हो जाएगा आपका 72, और 24 एक कम 24 और 7 हो जाएगा 31, यानी 312 छात्र आपके 13 वर्ग में रहते हैं। लेकिन अब छात्रों का नामांकन होता है और वर्गों की संख्या 13 से हो जाती है 16, और प्रत्येक वर्ग में रहते हैं छात्र 21। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 16 एक कम हो जाएगा 16, और 16 दूना 32 और 1 33, यानी कुल 336 छात्र हो गए। अब जब नए छात्रों का नामांकन हुआ तो कितने छात्र बढ़े, तो आप 336 में से 312 को घटा लीजिए तो आएगा आपका 24 छात्र। यानी जो छात्रों की बढ़ी हुई संख्या थी वो है 24। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं कि 24 दिया है और यही हमारा सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही आसानी से लगेगा और बहुत ही सरल है। कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है।
इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात बताइए। मतलब यहाँ है आपके बॉयज़ और यहाँ पे है गर्ल्स। अगर हम बॉयज़ की संख्या को यक्स माने तो गर्ल्स की संख्या 20% अधिक है, तो हो जाएगा 120 यक्स बटा के 100। अगर इनको जोड़ दिया जाता है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या की ये बराबर हो जाएंगे, मतलब 66 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो 100 एक कम 100 में जब 120 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 220 यक्स बटा के 100 बराबर किसके हो जाएगा, तो 66 के हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल किया, 22 एक कम 22 और 22 तिहाई 66 और 10 का 3 में गुणा करवा दिया तो यक्स बराबर आपका आ गया 30, यानी 30 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो 20% इसका अधिक है, यानी 30 गुणते कर देंगे 120 बटा के 100। तो ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया और 12 तिहाई 36। अब देखिए 36 आपकी लड़कियां हैं। अब लड़कियों की जो संख्या है वो आपका बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 4। तो लड़कियों की संख्या अब कितना हो गया, तो 40 तो गर्ल्स हो गई और बॉयज़ की संख्या वही है, कितना, 30। तो पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉयज़ अपान गर्ल्स आपसे पूछ रहा है। तो बॉयज़ की संख्या कितना है, 30 है और जो लड़कियों की संख्या है अब वो 40 हो चुकी है। तो अनुपात आपका आएगा, एक जीरो से एक जीरो काटने के बाद 3:4। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं कि 3:4 दिया है और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है बहुत ही आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेमी व्यास के एक गोले को डुबोया जाता है। देखिए कहानी कुछ ऐसा है कि ये आपका बेलन है और इसकी जो आपका व्यास है, कह रहा है उस बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो बेलन बन रहा है इसका जो व्यास है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्रियाकलाप क्या कर रहा है कि 6 सेमी व्यास का एक बॉल है और इसको इस बेलन में डुबोया जाता है। इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो जब इस बॉल को इस बेलन में डुबोया जाएगा, चूंकि इस बेलन में पानी है तो पानी बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा यानी पानी की जो ऊंचाई है वो कितना बढ़ेगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है उस बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा चढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास दिया है बेलन का तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो इसका आयतन निकालते हैं। तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मान है 6 गुणित 6 और एच हमें नहीं पता क्योंकि वही हमसे पूछ रहा है। उसके बाद निकालेंगे गोले का आयतन, क्योंकि जितना गोले का आयतन होगा उसी के बराबर हमारा पानी निकलेगा। तो गोला है आपका, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसका जो व्यास दिया था वो 6 दिया था, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 गुणित 3 गुणित 3, क्योंकि पाई आर क्यूब होता है। आर क्यूब का मतलब आर का आपस में 3 बार गुणा। तो पाई से पाई कैंसिल कर दिए, यहाँ पे कैंसिल कर दिए 3 दूना के 6, फिर कैंसिल कर दिए 3 दूना के 6, उसके बाद कैंसिल कर दिए आप यहाँ पे 2 दूना 4, तो 4 से हम लोग 4 को कैंसिल कर दिए, यानी एच बराबर जो हमारा आया वो आया आपका 3 सेंटीमीटर। यानी जो पानी निकलेगा बाहर उसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है और उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखें हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है कि 1 मिनट देख लेते हैं कि हम चौथा प्रश्न बताएं कि नहीं। हाँ, चौथा प्रश्न बता चुके हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो ये है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी। मतलब ये 4 साल पहले की बात है। इसकी आयु 11:14 के बराबर थी 4 साल पहले। कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु 13:16 के अनुपात में हो जाती है। मतलब 4 साल पहले ए और बी 11:14 के अनुपात में थे, लेकिन वही 4 साल बाद ए और बी की जो अनुपात है वो 13:16 हो जाती है। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। इसको यदि हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो 11 से 14 में 3 का अंतर है और 13 से 16 में 3 का अंतर है
और ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कटेगा। जो ऑप्शन 3 से कट गया वही एक ही वर्तमान आयु होगी। तो 28 3 से कटेगा नहीं, 44 3 से कटेगा नहीं, 26 3 से कटेगा नहीं, तो कटेगा कौन? 48 वर्ष। यानी 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 तीछक 18, यानी 16 3 48, यानी इसका जो ए का आयु होगा वो 48 वर्ष होगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? 48 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसको हमने ऑप्शन से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा तथा इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। इसका लाभ बताइए। सबसे पहले मान लेंगे कि आपका इसका विक्रय मूल्य कितना है। तो कह रहा है महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। तो मान लेंगे कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य आपका वो हम मान लेंगे हम लोग यक्स होगा। ठीक है। अब वो खरीद रहा है यानी क्रय कर रहा है, तो कितने पर क्रय कर रहा है? तो विक्रय मूल्य के 9/10 पर, यानी ये हो जाएगा 9 यक्स बटा के 10। अब बेच कितने पर रहा है? तो कह रहा है मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। तो मूल विक्रय मूल्य हमारा यक्स रुपया था, इससे 8% अधिक पर बेचेगा, मतलब हो जाएगा 108 बटा के 100। ये हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है। अब इसका लाभ पूछ रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस क्या हो जाएगा आपका? क्रय हो जाएगा। तो विक्रय कितना है? तो 108 यक्स बटा के 100। क्रय कितना है? तो हो जाएगा 9 यक्स बटा के 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 और 10 का लस 100 ही होता है, तो ये हो जाएगा 108 यक्स। अब ये 10 दहा में 100, अब 9 दहा में हो जाएगा 90 यक्स। यानी जब घटाएंगे तो आएगा आपका 18 यक्स बटा के 100 रुपया। ये हमारा लाभ हो गया। तो पूछ रहा था उसका लाभ क्या है। तो लाभ यहाँ प्रतिशत में दिया है, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, ये तो हमारा लाभ रुपया में निकला, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है आपका? लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुणित, देखिए लाभ गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य होता है। तो लाभ कितने का है? तो 18 यक्स बटा के 100 का है। उसके बाद क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य हमने माना है 9 यक्स बटा के 10, जो कि ये उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10 यक्स, 10 बटा के हो जाएगा 9 यक्स, और यहाँ पे लगा देंगे 100%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, और 9 दूना के हो गया 18, और 2 दहा में हो गया 20, यानी जो उसका कुल लाभ प्रतिशत था वो 20% था। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 20%, और हम लोगों का आंसर भी कितना आया है? 20%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? इसको हम अगर ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। हमारा ट्रिक ये है कि 113 और 85 को जोड़िए। तो आप जोड़ लीजिए। 113 और 85 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 3 8 9, मतलब 198 आ गया। अब इसी में 100 से गुणा करवाइए, और जो ये 36 दिया था बटे कर दीजिए 36। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि आपका 19 के करीब आ जाए। तो 3 पचे 15 और 3 छक 18, यानी 6 बेरियाँ यदि हम पढ़ते हैं तो 6 छक्का हो जाएगा 36। 8 बेरियाँ पढ़ते हैं, अच्छा 7 बेरियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36 को अगर हम 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 25 हम 100, और 4 9 हो जाएगा 36। अब यहाँ पे 9 से अगर 198 को काटें तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 दूना 18, यानी 22 बेरियाम कट जाएगा, और यहाँ बच रहा है आपका 25। तो 22 का 25 में गुणा करवाइए तो 25 दूना हो जाएगा 50, और 25 दूना 50 और 5 55,
यानी जो उसका परीक्षा का अधिकतम अंक है वो 550 आ गया। सॉरी, यहाँ पे रुपया लिख दिए हैं, यहाँ पे अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? 550 है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिखा है आपका 550। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो अगला 8वां प्रश्न है बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। कैसे? कह रहा है 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर बताइए। अगर आपसे कहें कि इसे आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर लोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस प्रश्न को लगाने के बाद आप इसे बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले ये जो अनुपात दिया है इसको जोड़िए। देखिए 8:5 और 13 कितना हो गया? 16। अब कितनी लड़कियां हैं? तो 3 हैं। अब इसका मान कितना है? तो 16 वर्ष है। तो 16 से 16 काट देंगे, यहाँ आएगा 1/3 बराबर 1। तो 3 का 1 में गुणा करवा देंगे, यानी 1 का मान आ गया 3। जब 1 का मान 3 है तो 3 का मान कितना होगा? तो 3 का मान होगा 3 का 3 में गुणा करा देंगे तो 3 तरीका हो जाएगा 9। ऐसे ही 5 का मान कितना होगा? तो 5 में 3 का गुणा करा देंगे तो 15 हो जाएगा। और ऐसे ही 8 का मान कितना होगा? तो 8 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। यानी ये है सबसे छोटी लड़की, ये सबसे छोटी लड़की है, और ये है सबसे बड़ी लड़की। ठीक है। पूछ रहा था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी लड़की है आपकी 24 साल की और सबसे छोटी लड़की है 9 साल की। तो अगर हम इसको घटा देंगे तो 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ 15, यानी इनकी आयु में 15 वर्ष का अंतर होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हमारा जो 9वां प्रश्न है बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे। यहाँ पे जो हमारा 9वां प्रश्न है वो करे कि 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। मतलब ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 85% और सी 75% खर्च कर देता है। यदि उन तीनों के बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकी बचत कितनी है। तो हमारा ए का बचत है आपका, चूंकि वो 80% खर्च करता है तो 20% बचाएगा, और बी 85% खर्च करता है तो 15% बचाएगा, और जो सी है आपका वो 75% खर्च करता है तो 25% बचाएगा। अब इनकी बचतों का अनुपात, इनकी बचतों का अनुपात कितना दिया है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 20/15। ये है ए और बी की बचत का अनुपात जो कि दिया है 8/9। तो लिख देंगे 8/9। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे इसको 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15 और 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8 और 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। यानी ए और बी के बीच का जो अनुपात आया वो आया 2:3। अब निकाल लेते हैं बी और सी के बीच कितना अनुपात आएगा। बी और सी के बीच यदि अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15/25, और ये अनुपात का मान कितना आएगा? 9/20, यानी ये 9/20 के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25 और 3 त्रिका 9 और 5 चौक 20। यानी जो बी और सी के बीच का अनुपात आया वो आया 3:4, और आपका ए अनुपाते बी दिया था। ए अनुपाते बी कितना दिया था? 2:3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बी का अनुपात है वो आपस में क्या है? कॉमन है। तो ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात जो होगा वो होगा 2:3:4। आपका उत्तर आ चुका है बस इसी से। देखिए कैसे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 72,000 के बराबर होगा। तो हो जाएगा 4 3 7 2 9। इसको जोड़ेंगे तो जो 9 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 72,000 के। तो 9 एक कम 9 और 9 8 72, यानी ये आ जाएगा 8,000। यानी जब एक की वैल्यू आपका 8,000 है तो एक कितना कमाता था? तो 2। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 16,000। यानी जो ए का पूरा वेतन होगा आपका वो 16,000 हो जाएगा। ए का वेतन आपका कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 0 और, तो ए का वेतन कितना हो गया? 16,000। और यही हमसे पूछ रहा था कि ए का वेतन बताइए। तो ए का वेतन आपका 16,000, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
हमारा आखिरी जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है। देखिए कैसे कह रहा है, राखी और सीता की वर्तमान आयु के बीच 5:7 का अनुपात है। 8 वर्ष बाद राखी की आयु 28 वर्ष होगी। 5 वर्ष पहले सीता की आयु क्या थी? तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे जो राखी हमारी थी वो थी आपकी 5x वर्ष की, और जो आपकी सीता थी वो हो जाएगी 7x वर्ष की। तो जो सीता होगी वो कितने x वर्ष की होगी? तो 7x वर्ष की। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद राखी 28 वर्ष की हो जाएगी। तो अभी राखी है 5x वर्ष की, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 5x + 8, और ये हो जाएगा 28 वर्ष के। तो 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 5x बराबर 28 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 20। तो 5 × 5 और 5 चौक 20, यानी जो x की वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी 4। अब देखिए जब x की वैल्यू पता चल गई तो राखी की वर्तमान आयु बता देते हैं और सीता की वर्तमान आयु। तो जो सीता होगी आपकी वो हो जाएगी 7 × x है, तो 7 × x की वैल्यू है आपका 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। यानी सीता की जो वर्तमान आयु होगी वो 28 वर्ष होगी। तो पूछ रहा था 5 वर्ष पहले सीता की आयु क्या थी, तो इसी में से हम 5 वर्ष घटा देंगे। तो 5 वर्ष पहले 28 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 23 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले जो सीता की आयु थी वो 23 वर्ष थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम एसएससी जीडी का ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।